पढ़ा हुआ था, और उसके बाद हमने उससे पहले हमने देखा था आई थिंक सो लूप को किस तरह यूज करते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स में कैसे लूप वर्क कर रही होती हैं, कि लूप का यूज कैसे करें स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में और एरेज में जो लिस्ट होती हैं इनमें हम कैसे लूप अप्लाई करते हैं और अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, या फिर क्या लॉजिक यूज हो रहा होता है। तो हमने ये कुछ कंसेप्ट देखे थे कल में, और आज हम उससे थोड़ा देखेंगे एडवांस लूप्स, नेस्टेड लूप्स कैसे वर्क कर रही होती हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, जिसके गिव मी 1 मिनट। किसका कोई चैट में क्वेश्चन है? अ, तो नेस्टेड लूप में ये होता है कि हम कल भी हमने देखा था कि मैं बता रही थी कि नेस्टेड लूप के में ये होता है कि हम एक लूप के अंदर ही और लूप का यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है। और द नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। यानी कि जो हमारी इनर लूप होती है वो वन टाइम एग्जीक्यूट कर रही होती है, और तब तक एग्जीक्यूट करती है जब तक हमने उसके अंदर की कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो। तो ये हमारा इनर लूप का कॉन्सेप्ट होता है। और आउटर लूप भी तब तक ही हमारे पास रन कर रही होती है, हम कह लें एग्जीक्यूट कर रही होती है, जब तक हमने कंडीशन कुछ मेंशन की हो। जिस तरह ये वाली एक कंडीशन है कि हमारे पास स्टार्ट होनी चाहिए 0 से लेकर 5 तक, वो हमारे पास आउटर लूप वर्क करे। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। किसी का माइक ऑन तो ऑन है तो काइंडली ऑफ कर दें। तो ये था मतलब हमारा नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट। तो आज हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि कैसी नेस्टेड लूप्स होती हैं। जिस तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें हमें हमें क्या बताया हुआ है, आप 0 से स्टार्ट करके 5 तक जाओ। और कल गया देखा था कि रेंज कैसे वर्क कर रहा होता है। 5 मीन्स के हमने एक एलिमेंट या फिर 5 से पहले तक वो एग्जीक्यूट करेगा, और पहले कब तक, यानी कि यहाँ में क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगी। तो क्या होगा, पहली बारी में एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और देन हमारे पास इस तरह एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 1 होगी, इसी तरह 2 होगी, इसी तरह 3 होगी, फिर 4 होगी। और जैसे 5 पे 4 से एक्सीड करेगी 5 होगी, देन हम क्या करेंगे, इस लूप से एग्जिट कर देंगे। और इसी तरह इनर लूप की फंक्शनैलिटी है। इनर लूप भी कैसे वर्क कर रही है, इनर लूप में हमने, इनर लूप में अगर हम रेंज मेंशन कर देते तो रेंज से भी ये हो सकता है। अगर हम अपनी मर्जी या हम रेंज ना मेंशन करें, हम सीधा ये मेंशन करें कि हमारे पास y तब तक होनी चाहिए जब तक ये हेलो के एक ही एलिमेंट के ऊपर एक्सेस ना की जाए। इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका ये मतलब हुआ कि y में जो भी जो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग पॉइंट बताया हुआ है कि हमारे पास हेलो का जो भी एलिमेंट है उसको क्या करो, आप एक्सेस करो। तो ये तब तक चलेगी जब तक पहली बारी में y की वैल्यू h होगी, देन e एंड l, फिर l होगी, फिर उसके बाद o जैसे पहुंचेगी उस तब हमारे पास एग्जिट कर देगी। बट क्या होगा, ये वाला जो इस पॉइंट में क्या हुआ कि ये आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी बड़ी आउटपुट कैसे जनरेट हुई। आउटपुट ऐसे जनरेट हुई, जो आउटर लूप की फंक्शनैलिटी वो तो वही रही कि यानी कि 0 से लेकर ये 4 टाइम तक एग्जीक्यूट होगी। अब हर बारी में ये होगा कि ये तो वैसे के वैसे चलेगा, बट क्या होगा, जो अंदर वाला लूप है वो मतलब फुल यहाँ पर हेलो तक जो भी वर्ड है, ये जो इसका काम है वो प्रिंट करके देगा। और वो क्या करेगा प्रिंट, फर्स्ट टाइम में हम उनसे क्या बोल रहे हैं कि आप इस तरह करो,
एक्स की वैल्यू को प्रिंट करो और उसके बाद वाई की वैल्यू को प्रिंट करो। और वाई की वैल्यू फर्स्ट टाइम एच होगी, फिर ई होगी, फिर एल, फिर एल, फिर ओ। तो जैसे ओ पे पहुंचेगी, ओ वाली मतलब आइट्रेशन एग्जीक्यूट करेगी, बट ओ के बाद आई वाई की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, जीरो से लेकर पहले वाई तक ये इनर लूप सारी वर्क की, फिर उसके बाद ये सेकेंड आइट्रेशन में क्या वैल्यू हुई, आई एक्स की वैल्यू होगी वन। और वन जब होगी तो इनर लूप फिर दोबारा वो सारा फंक्शनैलिटी को हमें प्रिंट आउट करके देगी। जिस तरह ये वाले एग्जांपल, इसका आउटपुट में हमें क्या पता चला कि जीरो, फर्स्ट आइट्रेशन में जीरो तो मतलब हमारा एक्स की वैल्यू रही और वाई की वैल्यू क्या थी, एच थी। और ये तब तक एग्जीक्यूट हमारे पास करती रही जब तक हमारे पास ओ आया, और फिर सेकंड आइट्रेशन में वही सारा वर्क किया। और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, साथ में एक्स कर रहे हैं, साथ में वाई कर रहे हैं। और जब थर्ड आइट्रेशन आया, देन वाई एक्स की वैल्यू टू होगी, और उसके बाद वो सारा दोबारा प्रिंट होगा, यानी कि टू एक्स भी प्रिंट हो रहा है, वाई भी प्रिंट हो रहा है। और थर्ड आइट्रेशन, सॉरी फोर्थ आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू थ्री होगी, और हमारे पास वो सारा फिर दोबारा वैसे का वैसे प्रिंट आउट होगा। अब यहाँ पर ये था मतलब नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट, जो कि समझना जरूरी था। और यहाँ पर एक और भी मतलब हम कह सकते हैं, वो आई थिंक सो यहाँ पर, हाँ जी। यहाँ पर जो प्रिंट फंक्शन होता है, इसके अंदर एक खास सी बात होती है कि आप इस तरह कर रहे हो कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, वाई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, और बीच में हमने क्या लगाया, कोमा लगाया कि हमने टर्मिनेट किया, पहले एक्स की प्रिंट करो, बाद में वाई की प्रिंट करो, या फिर जो भी हमने चीजें मेंशन की हैं वो प्रिंट कर रहे हैं। बट प्रिंट फंक्शन में हम एक और भी चीज का यूज करते हैं, जो कि हम कह रहे होते हैं कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट करो, वाई की वैल्यू को प्रिंट करो, और हर आइट्रेशन में क्या करो, आप एंड कर दो स्पेस के साथ, या फिर एंड कर दो, स्टार लगा दो एंड पे। ये हमारे पास ये हम खुद मेंशन करें कि हम एंड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। बट अगर मैं ये सिर्फ लिखूं, देन हमारे पास जीरो प्रिंट होगा, एस प्रिंट होगा, यानी कि फर्स्ट आइटरेशन में जो भी वैल्यूज होंगी उसको प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करके देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या स्पेस का क्या वर्क हो रहा है। अगर जी मैं जस्ट ये डबल कोटेशन में जस्ट ये लिखूं, देन ये हमारे पास स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। उसके लिए मेंशन करना पड़ेगा एक स्पेस दे के कि हमारे पास जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करने के बाद आप क्या प्रिंट करो, स्पेस को प्रिंट करो। अब ये देखिए सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, इसमें वो लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा। और यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, अपना सारा प्रिंट तो करवाना चाह रहे हैं, बट हम अगर ये चाहें कि हमारे पास हर आइट्रेशन के बाद आप इस तरह करो कि जैसे ही फोर लूप की इनर लूप हमारे पास वर्क करे, उसके बाद आप क्या करो, एक क्या कर दो, प्रिंट लाइन प्रिंट कर दो। अब लाइन प्रिंट करने के लिए कोई स्टूडेंट बताएगा कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाए। मैम तो स्लैश नेक्स्ट, एन। एग्जैक्टली exactly. बट हमारे पास स्लैश इन की बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इनर लूप में, उसको प्रिंट करवाने के बाद आप इस तरह करो, प्रिंट लिख देते हैं सिंपल। जब हम प्रिंट लिखेंगे ना, इसका मतलब ही ये है कि हम ना एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हर आइटरेशन में जो भी वर्किंग हुई वो एक लाइन में होगी, और उसके बाद वर्किंग होने के बाद जब जैसे ही हम अपने इनर लूप से मतलब एग्जिट करेंगे, देन क्या होगा, प्रिंट एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। ये सिंपल प्रिंट का लिखने का मकसद ये है कि आप प्रिंट करो जस्ट नेक्स्ट लाइन, यानी कि एक लाइन को प्रिंट करवाने के लिए। और ये मतलब हर आइटरेशन के बाद एक लाइन प्रिंट हो रही है, जो जो लाइन नहीं प्रिंट हो रही, जस्ट उसको सेकंड लाइन में नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर रही है। और उसके बाद जैसे ही हम मतलब इनर लूप से निकलेंगे और अपनी आउटर लूप में जाएंगे, तो आउटर लूप में क्या होगा, आउटर लूप में सेकंड आइटरेशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू तो वन होगी, तो वन सारा वो प्रिंट होगा। और जो भी हम वन एक्स की वैल्यू वन के लिए इनर लूप दोबारा रन होगी। और उसके बाद जैसे हमारे पास इनर लूप प्रिंट होगी, उसके बाद क्या होगा कि एक नेक्स्ट लाइन में उसको ले जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लेकर जाने का मतलब हमारे पास इस लाइन से वो इस लाइन में लेकर आएगा। ऑल्दो अगर ये हम ना मेंशन करें, जिस तरह हमने देखा था, तो वो सारा जो भी प्रिंट आउट कर रहा है उसको एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। ये हमारे पास
जस्ट फंक्शनैलिटी है कि हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करें, नेक्स्ट लाइन का यूज कर लें। और ये हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं, एंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं हम। जैसे एंड से पता चल रहा है कि आप एंड कर दो एक स्पेस के साथ। अगर यहाँ पर मैं जस्ट ये लिखती देन हमारे पास कुछ भी प्रिंट ना हो रहा, तो वो सारा वैसे का वैसे, अगर इसका लिखने का मतलब ना भी अगर लिखते तो वो सारा वैसे का वैसे ही प्रिंट हो रहा था। और लिखने से क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एंड होना चाहिए स्पेस के साथ। मैम मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने रेंज लगा के उसको किया तो वो मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जब उसके अंदर थी फॉर लूप के, तो वो वन बाय वन आइटरेट हो रही थी। और वो हाँ जी। अलग अलग दी थी, जीरो के लिए, फिर वन के लिए, फिर टू के लिए, फिर थ्री के लिए। लेकिन जब वही हम्म। प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों ने लूप से बाय करके हम लोगों ने लिखी, तो वो जीरो पे मतलब जीरो पे जितनी भी आ रही थी उनको उसने बार बार लिख दिया, फिर वन के लिए जो आ रही थी उनको उसके ऊपर बार बार लिख दिया। मतलब ये मुझे थोड़ा सा सही से समझ नहीं हाँ आया। जी। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये सारा जो भी हमारे पास प्रिंट आउट हुआ है, अगर हम विदाउट एंड का यूज करते हैं और विदाउट ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो सारा वैसे का वैसे वही वर्किंग वही हो रही है। बट हम थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया है कि एक आइट्रेशन के बाद आप नेक्स्ट लाइन में जाओ, और हर आइट्रेशन के बाद हर आइट्रेशन मतलब जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं उसको लिखने के बाद आप इस तरह करो, स्पेस लिखो। जिस तरह ओ के बाद स्पेस आ गया, ओ ओ मीन्स के ओ के बाद नहीं, एक्स एंड वाई के बाद हमारे पास एक स्पेस है, और उसके बाद एक स्पेस है। ये सारा मतलब वो हो रहा है कि हम अपना जो भी प्रिंट में लिखा वो उसको प्रिंट करो, बाद में एक स्पेस लिख दो। और ये सारा जो भी जीरो से लेकर ये ओ है ना, इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ तक जो भी था ये एक्स एंड वाई है। और ये जो हमारे पास स्पेस है ये तब वर्क हुआ है, यहाँ पर एक स्पेस आया है। और इस स्पेस का मतलब ये है कि हम अपने जो भी वैल्यूज हैं उसको एक लाइन में ही लिख रहे हैं, एक लाइन में तो लिख रहे हैं, बट अपना उसको एंड कर रहे हैं, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में एक्स एंड वाई को एंड कर रहे हैं स्पेस के साथ। और जैसे ही हमारा इनर लूप मतलब एग्जिट हो गए हम इनर लूप से, तो इनर लूप से एग्जिट होने के बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने जो प्रिंट आउट करना है, उसको प्रिंट आउट करने के बाद अपना एक जस्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और वो हमें नेक्स्ट लाइन में लेकर जा रहा है। वर्किंग सारी वही हो रही है। अगर नेक्स्ट लाइन को मैं प्रिंट कमेंट आउट कर दूं, एंड को रिमूव कर दूं, सारी वर्किंग वही हो रही है। बट थोड़ा सा चेंजिंग किया है कि एंड आप करो स्पेस के साथ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करो। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे इसके साथ। और इनर लूप में रेंज फंक्शन को यूज करके करेंगे, कैसा ये वर्क कर रहा होता है देखेंगे। ओके मैम। हाँ जी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसमें हमें बताया गया है कि हम अपना यानी कि लूप कर रहे हैं स्ट्रिंग्स ऑफ एरे के ऊपर, कि हमारे पास जो एरे है वो स्ट्रिंग से बना हुआ है, उसमें स्ट्रिंग्स हैं और दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यानी कि दो हमारे पास हैं, लिस्ट है। तो हमने क्या आइट्रेट कर रहे हैं, एक्स आइट्रेटर यूज किया है हमारे पास एज आउटर लूप, उसके बाद हमने इनर लूप यूज किया, उसके अंदर ही इनर लूप के अंदर ही ये इनर लूप है। यानी कि ये y का इनर लूप है, जो z वाला है वो इनर लूप है y का। और जो y वाला लूप है मतलब y वाला लूप, ये सारा इनर लूप है x का। तो ये था इनर लूप और आउटर लूप, और ये हमारे पास सेम वही कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप का। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, जिसमें जिस तरह ये कमेंट आउट किया हुआ है कि एक्स एंड वाई को प्रिंट करो, और अगर ये कमेंट आउट ना करते तो हम मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स एंड वाई, एक्स वाई और जी को प्रिंट आउट करना है। अब जो हमारे पास है हमारे पास जो एक्स इनर लूप आउटर लूप है एक्स, वो हमारे पास इस एलिमेंट पे लेकर जाने के लिए है। और जो हमारे पास वाई है वो भी इसी एलिमेंट को वो भी एडीजे वाली लिस्ट के ऊपर लेकर जाने के लिए है। और जो हमारे पास जी है उसमें हम उसको कह रहे हैं कि हमारे पास यानी कि हर आइट्रेशन में जो वैल्यू होगी, फर्स्ट आइट्रेशन में जी की वैल्यू एप्पल होगी, देन बनाना होगी, देन चेरी होगी। और इसमें क्या हो रहा है कि हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन में ये वैल्यू होगी, सेकंड में ये होगी, थर्ड में ये होगी।
किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ डाउट हुआ कि ये मतलब रेड रेड के बाद एक एप्पल प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद रेड रेड के बाद बनाना, और उसके बाद ये मतलब प्रिंट आउट कैसे हुआ है? इसकी मेरे पास एक ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है वैसे, जो मैंने बनाई है। हाँ जी सर, मैं अनशेयर करती हूँ, आप शेयर करें। जी। अच्छा सॉरी, ये जो नोटबुक है ना आपके पास, ये जिसमें आपने हाँ ये जी। हेलो प्रिंट किया है, ये मेरे पास ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरी नोटबुक की कॉपी में नहीं है। अगर आपकी अपनी नोटबुक की कॉपी का लिंक भी यहाँ चैट में लगा दें। मेरे ख्याल से मेरे पास थोड़ी सी नोटबुक है। ओके। और मुझे स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दी आपने, ठीक है। सर नोटबुक तो सेम ही है जो मतलब सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर है, और जो मेरे पास भी वही है, बट ये थोड़ी सी मैं चेंजिंग किया है, मैं ये कॉपी अच्छा, आपने पेस्ट खुद कर की है, देती बस हूँ फिर ठीक है, सॉरी। चैट अगर में। आपने हाँ हाँ, अगर जी। आपने खुद चेंजिंग की है फिर सही है। क्योंकि मेरे पास ये जो आपने वो एंड इज इक्वल टू वाला दिखाया था ना, हम्म। वो मुझे नहीं मिल रहा था मेरे पास, ये एंड इज इक्वल हाँ टू जी वाला। जी जी, वो मैंने थोड़ी चेंजिंग खुद की थी, ओके ओके जस्ट एक फिर। नया कॉन्सेप्ट को मतलब स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि हम एंड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। अच्छा, मैंने इस एग्जांपल को ना थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये जो एग्जांपल हमारे पास थी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आई होप सब स्टूडेंट्स को। हाँ जी। तो यस मैंने इस सर। एग्जांपल में क्या किया है कि इस एग्जांपल में मैंने एक बना दिया टेम्परेचर के नाम की लिस्ट। उसमें मैंने रख दिया हॉट, वार्म और चिल्ड। फिर मैंने एक और लिस्ट बना दी साइज़ के नाम से, उसमें मैंने रख दिया बिग, स्मॉल और मीडियम। और एक और मैंने लिस्ट बना दी बेवरेज के नाम से, उसमें मैंने रख दिया टी, कॉफ़ी और जूस। उसके बाद हम यहाँ पे तीन लूप्स चलाएंगे, नेस्टेड लूप्स। पहले हमारे एक्स की वैल्यू है जो कि टेम्परेचर की लिस्ट पे इटरेट करेगी। फिर हमारे वाई की वैल्यू है जो कि साइज पे लिस्ट है पे इटरेट करेगी। फिर हमारे जेड की वैल्यू है जो कि बेवरेज की लिस्ट पे इटरेट करेगी। और हम फिर इस थर्ड इनर लूप में हम प्रिंट कर देंगे एक्स, वाई और जेड। तो अगर आप इस पे गौर करें तो क्या होगा, पहली बारी एक्स की वैल्यू में आएगा हॉट। उस हॉट की वैल्यू के लिए हमारे वाई की वैल्यू होगी बिग, और बेवरेज की वैल्यू होगी टी। तो इसलिए आपको ये पहली दफ़ा प्रिंट करा रहा है हॉट, बिग, टी। उसके बाद बाहर वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं एक्स की, वो अब पहली आइटम यानी हॉट ही रह रही हैं। तो हॉट बिग कॉफ़ी, हॉट बिग जूस, हॉट स्मॉल टी, हॉट स्मॉल कॉफ़ी, हॉट स्मॉल जूस, हॉट मीडियम टी, हॉट मीडियम कॉफ़ी, हॉट मीडियम जूस। यानी आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं कि पहली बारी में मेरा ये 9 का एक साइकिल चल रहा है। मैं अगर पहले 9 एलिमेंट को देखूं तो पहली 9 की 9 बारी में आपको सिर्फ और सिर्फ पहला ये जो टेम्परेचर की एरे का पहला एलिमेंट हॉट है, सिर्फ वो लिखा यहाँ पे नज़र आया है। उसके अंदर फिर दूसरी बारी में आपको ये जो जो हॉट है इसके साथ आपको साइज में यहाँ पर वैल्यू बिग, फिर वैल्यू स्मॉल, फिर अगली तीन में वैल्यू मीडियम रिपीट होती हुई नज़र आई है। और बेवरेज के अंदर आपको टी, कॉफ़ी, जूस, टी, कॉफ़ी, जूस, टी, कॉफ़ी, जूस, टी, कॉफ़ी, जूस बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं एक अपने फॉर लूप के अंदर, वैसे वैसे आपको उस डीपर वैल्यूज ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हॉट आपको एक दफ़ा भी रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि हॉट आपका आ रहा था सबसे बाहर वाले लूप से। सो यहाँ पर x की वैल्यू पहली इटरेशन के अंदर सिर्फ एक ही रही है, और वो हॉट रही है। उस एक हॉट वैल्यू के लिए हमारे y की जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर अलबत्ता तब्दीली आती रही है। और फिर हमारे जो तीसरे इनर लूप की वैल्यू है z, उसके अंदर मज़ीद तब्दीली आती रही है। तो दिस इज़ बेसिकली द कोर आइडिया बिहाइंड द इनर लूप्स। और ओके। उसके आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मोस्ट इनर फोर लूप होता है, वो जब एक दफ़ा इनिशियलाइज हो जाता है उसने अपनी इटरेशन कंप्लीट करनी है। जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आपको ये रिपीट वैल्यू नज़र आ रही है, टी, कॉफ़ी, जूस हर दफ़ा। क्योंकि जब जब वो नीचे वाले वैल्यू पे आता है, वो उसको जब तक उसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाएगी उससे आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब तक उसकी इटरेशन कंप्लीट नहीं होगी तो आप उसको एग्जिट नहीं कर सकते। इसलिए जी अपनी फुल इटरेशन पे चलेगा। उसके बाद वो जो अपना कंट्रोल है ना, वो वापस एक्स को देगा। फिर एक्स एक दफ़ा चलेगा, फिर वो अपना कंट्रोल वाई को देगा, और वाई अपना कंट्रोल जी को देगा। जी एक दफ़ा फिर चलेगा, वो अपना कंट्रोल पीछे फॉरवर्ड करेगा वाई को,
और वाई एक दफा फिर चलेगा और वो अपना कंट्रोल जी को दे देगा। और जब ये दोनों कंप्लीट होंगे, इनर वाले सबसे पहले जो है प्रोग्राम वो इनर वाले को सॉल्व करेगा, और उसके बाद जो अपना कंट्रोल है ना वो सबसे आउटर लूप को वो क्या कहते हैं फॉलो अप दे देगा, और उस तरह वो आपका जो सीक्वेंस है ना वो रिपीट होता रहेगा। हाँ, और अगर आप इसको इस तरीके से समझना चाह रहे हैं तो हम अभी आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, और उस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं कुछ भी नहीं लिखता। मिसाल के तौर पे एग्जैक्टली। मैं एक बड़ी सी लाइन ब्रेक लगा देता हूँ, तो अब आपने देखना है कि ये लाइन ब्रेक आपको कितनी दफ़ा नज़र आ रही है। सो उसको दोबारा रन करते हैं। अभी यहाँ पे ये पाइथन 3 से कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपना कोड रन कर रहा हूँ। जब इसको पाइथन मिल जाएगी क्लाउड पे तो इसको रन करेगा। अच्छा, सब आप देख रहे हैं, ये आपको ये जो लाइन ब्रेक नज़र आ रही है, ये पहली इटरेशन है इस लाइन ब्रेक और इस लाइन ब्रेक के दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है। अभी ये आउटर लूप जो है, ये हमारा आउटर लूप चल रहा है। अब जब आपको ये दोबारा लाइन नज़र आई तो अब ये आउटर लूप का दूसरा राउंड शुरू हुआ। फिर जब आपको ये दोबारा लाइन नज़र आई तो आउटर लूप का तीसरा राउंड शुरू हुआ, और यहाँ पे तीसरा राउंड ख़त्म हो गया। अब हम आपको इसके दरमियान में जो सेकंड लेवल का लूप है उसमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा के दिखा देते हैं। इसको मैं डबल इक्वल कर देता हूँ बजाय डैश डैश करने के। इसको भी रन करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, बल्कि इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये आपका मेन बड़ा वाला लूप चल रहा है, जो सबसे बड़ा बाहर वाला लूप है जो टेम्परेचर को चेक कर रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर हॉट ही चल रहा है, तीनों जगह पे आपको हॉट नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अंदर ये जो दूसरा लेयर है जो कि हमने डबल इक्वल से जिसको स्प्लिट किया है, तो उसमें आपको ये बिग का नज़र आ रहा है कि पहले सबसे मेन लूप में तो हॉट की वैल्यू थी, उसके बाद इनर लूप के अंदर वैल्यू जो है वो चेंज होती रही। पहली दफ़ा वो पहली 3 इटरेशंस के लिए जो हमारे सबसे सबसे इनर लूप में गई हैं, टी कॉफ़ी और जूस के लिए वो बिग की वैल्यू आई। फिर टी कॉफ़ी और जूस के लिए स्मॉल की वैल्यू आई। फिर टी कॉफ़ी और जूस के लिए मीडियम की वैल्यू आई। और सबसे इनर लूप जो है हमारा वो अलबत्ता आज़ादी से घूम रहा है, उसको किसी ने नहीं रोका हुआ। वो आज़ादी से जेड के अंदर पहली बारी में टी की वैल्यू डाल रहा है, दूसरी बारी में कॉफ़ी की वैल्यू डाल रहा है, तीसरी बारी में जूस की वैल्यू डाल रहा है, और इसी वजह से आपको सबसे इनर लूप में ये जो वैल्यू है जेड जेड की, ये रिपीट होती हुई नज़र आ रही है बारी बारी आउटर वैल्यूज़ के लिए। सो इसकी मदद से आप देख रहे हैं कि यानी ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इसकी मदद से आप काफ़ी सारे मेन्यू के ऑप्शंस भी बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप यानी आप अपने कोई 3 एरिया डिफाइन कर लें, और उन 3 की मदद से पूरा आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई कितना बड़ा मेन्यू बन गया है। 3x3x3 जो भी होता है, मुझे पहाड़ उसका याद नहीं है। 3 3 ऑलमोस्ट मेरे से 18 आइटम बन चुके हैं, राइट। ये सिर्फ आपके पास एक 3 आइटम की अरेस है। 27। सॉरी 27, हाँ 3 रेज टू पावर है ना ये, हाँ 27 बने। वन टू टू यस सर थ्री ट्वेंटी थ्री सेवन बनेंगे। 7 8 9, 9 इंटू, हाँ 3 × 3 9, 9 × 3 27। 9 इंटू 3 27, बिल्कुल सही है। तो ये 27 बन गए, और ये बेसिकली अगर इसको रेज टू पावर में देखा जाए तो ये कैसे होगा। 27 जो होता है वो 3 रेज टू पावर 3 के बराबर होता है। यस, 3 पावर 3 थी, हाँ जी 27 ही बने। यस सर, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3। तो अगर इस तरह का कोड आपको कभी किसी एल्गोरिदम में लिखना पड़ गया ना, इंशाल्लाह आप आगे जब अपने एल्गोरिदम करेंगे, डीएसए तो बहुत आगे की चीज़ है ना, डीएसए से पहले तो शायद आप बेसिक एल्गोरिदम सीखेंगे। तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि इस तरह का कोड जब आपको लिखना पड़ेगा ना, जहाँ पे आप इनर लूप लगा रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट 89% ऑफ द टाइम, 80 to 90% ऑफ द टाइम आपका जवाब दुरुस्त नहीं होगा, और इससे बेहतर कोई एल्गोरिदम आपके पास होगा। क्योंकि इस तरह के काम आप देख रहे हैं कि मैंने कहने को सिर्फ एक छोटी सी, मैंने 3 अरे के आइटम थे, उस पर एक सिंपली इटरेशन की है, लेकिन कितनी जल्दी मेरी इटरेशन कितनी ज़्यादा हो गई हैं। और ये अगर यहाँ पे मेरे पास 3 नहीं बल्कि 100 आइटम होते, और यहाँ पे भी 100 होते, और यहाँ पे भी 100 होते, तो ये 100 रेज टू पावर 3 जब बनता तो ये कितना ज़्यादा बढ़ जाना था, बड़ा नंबर बन जाना था। तो इसलिए यूजुअली इस तरह के एल्गोरिदम जहाँ पे आपको नेस्टेड लूप लिखने पड़ रहे हो, यूजुअली, हमेशा नहीं, हो सकता है कभी इनके कभार आपका इनके बगैर गुजारा ना ही हो,
लेकिन यूजली अगर आपको ख्याल आ रहा है कि यार मैं नेस्टेड लूप से किसी मसले को हल कर सकता हूँ, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन भी आप गौर करें तो शायद आपको मिल जाए। क्योंकि ये यूजली ये जो नेस्टेड लूप्स होते हैं ये आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को, टाइम कम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ मोर ऑफ एन एडवांस टॉपिक, बट जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि नेस्टेड लूप्स होते क्या हैं, और ऑब्वियसली इनके नतीजे में आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। इज़ दिस क्लियर? इसमें कोई सवाल तो नहीं? इसको, और ये एग्जांपल भी बड़ी सिंपल, बड़ी फन है, राइट? तो आप अपने अपने पाइथन नोटबुक पे भी लगा के ट्राई करें, मुख्तलिफ एरे के बनाएं, मुख्तलिफ तरीके से इनर लूप लगाएं और इसको बुलाने की कोशिश करें, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसके अंदर आप कुछ और काम देख भी सकते हैं। ओके। सो एम एस, आपके पास आगे इसके अलावा यही था, या आपकी पाइथन नोटबुक में कोई और चीज़ थी जो हम इसके आगे करें? जी सर, फंक्शंस को देख लेते हैं। मेरे पास ये लिस्ट कंप्रीहेंशन आ रही है, ये देखनी है हम लोगों ने। आई थिंक सो, ये क्लियर होगा, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लिस्ट में पढ़ा था। ओके। बट अगर किसी का कोई चाह रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट हम दोबारा देख लें, तो हम देख लेते हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन सर सबको आप क्लियर है? सर आप एक एग्जांपल से एक दफा करवा दें। ओके। सो लिस्ट कंप्रीहेंशन में बेसिकली जो है, आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक इस पुरानी एग्जांपल में जैसे हमने एक बेवरेजेस की एरे बनाई, इसी तरह इससे पहले जो एग्जांपल हम देख रहे थे वहाँ पे फ्रूट्स की एक एरे बनने जा रही थी। तो आप चाहें तो फ्रूट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट? कि फ्रूट्स की आपने एक एरे बनाई, उसमें डायरेक्ट आपने एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, एप्रिकॉट, बेरीज वगैरह डाल दिए। अब ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आपके पास पहले से एक डेटा मौजूद है, या आपके पास पहले से कोई डेटा मौजूद है और आप उस डेटा से एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो एक सिंटैक्स होता है हमारे पास, या फिर ये है कि आप सिंपली 1 2 3 4 5 कोई ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो जिसमें आप ये नहीं चाहते कि आप इतनी मेहनत करें कि बकायदा यहाँ पे जाके लिस्ट में लिखें 1 2 3 4 5, या मे बी आप कोई 1000 नंबर्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इतना टाइपिंग कर करके थक तो नहीं जाएंगे कि मैं 1 से लेके 1000 तक बकायदा टाइपिंग करूँ। या आप तमाम इवन नंबर्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं जो 1 से लेके मिलियन तक है, राइट? कभी आपका प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है कि उसको इस तरह की आपको इनपुट देनी पड़ जाए, वगैरह वगैरह। और ये स्पेशली वो लोग जो कि आप में डेटा साइंस या ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की तरफ जाएंगे और उनको इस तरह का सैम्पल डेटा जनरेट करना पड़ेगा, टेस्ट डेटा, तो वहाँ पर तो आपको हज़ारों लाखों ये की लिस्ट, आइटम्स की लिस्ट बनानी पड़ती है, और उसमें आपको डेटा जनरेशन के लिए फार्मूले लगाने पड़ते हैं बाकायदा, कि मुझे तमाम इवन नंबर्स चाहिए जो कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक जा रहे हों। तो उसमें आप जारी बात है टाइपिंग तो नहीं करेंगे, तो टाइपिंग करने की बजाय पाइथन में ये बड़ी बहुत पावरफुल एबिलिटी है कि आप चाहें तो अपनी लिस्ट को बाकायदा लिस्ट कंप्रीहेंशन के सिंटैक्स से डिफाइन कर सकते हैं। सो आप यहाँ भी ये कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं, बल्कि पहले इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर इसकी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं। सो सिंपल एग्जांपल ये है कि आप सिंपली ये कहेंगे कि आप अपनी लिस्ट बनाना चाहते थे 0 से लेके 4 तक की। तो बजाय इसके कि आप, बल्कि 0 से 4 तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, मे बी हम 20 आइटम्स की लिस्ट बना लेते हैं, राइट? तो आप यहाँ पे जाके 0 1 2 3 4 5 6 20 तो नहीं लिखना चाह रहे थे, तो उसकी जगह आसान तरीका सिंपली ये है कि आप लिखें नंबर्स इज इक्वल टू लिस्ट, ही लिखें जैसे आप लिस्ट लिखने जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर आप लिखें कि यार इस लिस्ट में जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं ना वो एक्स होंगे। और एक्स क्या है, आगे आप एक्स की डेफिनेशन दे दें कि एक्स है क्या। आप ये कहते हैं कि यार ये जो मेरा एक्स है ना, ये बेसिकली एक फॉर लूप है जो कि मैं चला रहा हूँ एक रेंज के ऊपर जो कि 20 है। तो वो खुद समझ आएगा कि अच्छा यार आप एक फॉर लूप लगाना चाह रहे थे एक रेंज के ऊपर जो कि 20 है, तो मैं 0 से लेके ना 19 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो आपकी इस एरे के अंदर लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो आप इसको रन करें और आपके पास ये 0 से लेके 19 तक खुद ब खुद बन जाएगी। अगर आप इसको 1 से 20 बनाना चाह रहे होते तो ऑब्वियसली आप अपने रेंज के फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि यार 1 से स्टार्ट करो, एक एक का स्टेप लेते रहो, और 21 से पहले वाले स्टेप पे रुक जाना। तो अब ये आपको 1 से 20 तक के जो नंबर्स हैं वो बना के दे देगा। तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन होती है।
इसका एक स्लाइटली एडवांस्ड जो है वो क्या है, कि मिसाल के तौर पे आप ये भी कहना चाह रहे होते कि नहीं, मुझे 1 से 20 तक सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो नंबर्स दे दो जहाँ पे सिर्फ मुझे इवन नंबर्स चाहिए। तो आप चाहें तो इसके साथ एक इफ लगा के मजीद इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ तब नंबर दो अगर मेरे इस एक्स की वैल्यू, अगेन वही आपका जो एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल था, सिर्फ तब दो अगर मेरे उस एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो तब मुझे वो रिटर्न करो। अब ये क्या करेगा, अब ये इस लिस्ट में से आपको तमाम ऑड नंबर स्किप कर देगा और सिर्फ इवन नंबर से आपकी लिस्ट को इनिशलाइज कर देगा। यही काम इधर ऊपर भी हुआ है, और ऊपर एक चीज़ ज़्यादा पावरफुल काम होगा अगर आप और करें। यानी ये पूरा का पूरा एक इन्होंने, यानी इस किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे 5-6 लाइनें लिखनी पड़ती कोड की, यहाँ पे एक लाइन में उसने सारा मसला हल कर दिया है। कि उसने कहा है कि इस फ्रूट्स की एक नई लिस्ट बनाओ एक्स, लेकिन उस एक एक्स के एक्सप्रेशन को उसने यहाँ पे कैसे बताया है? उसने कहा है कि एक्स को इस फ्रूट्स की लिस्ट में इटरेट करो, और अगर ए जो कैरेक्टर है वो इस एक्स के अंदर पाया जाता हो तो तब इसको इंक्लूड करना, वरना इंक्लूड ना करना। बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि अगर मेरे एक्स की वैल्यू इवन हो तो तब उसको इंक्लूड करना, वरना ना करना। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, अब ये इन तमाम फ्रूट्स को देखेगा, इन तमाम फ्रूट्स के अंदर अगर उसको ए का अल्फ़ाबेट मिलता है तो उसको इंक्लूड करेगा, अगर इसको ए का अल्फ़ाबेट नहीं मिलता तो वो उनको इंक्लूड नहीं करेगा। इसी वजह से इसने इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो चेरी को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि चेरी के अंदर ए नहीं आता। इसी तरह बेरीज को भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बेरीज के अंदर ए नहीं मिला उसको। लेकिन बाकी जो फ्रूट्स थे उनको इसने इस लिस्ट में इंक्लूड करके इस लिस्ट को एग्जिस्टिंग लिस्ट के डेटा से इनिशलाइज भी करा दिया। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सिंटैक्स। ये पाइथन में जो लोग काम करेंगे, स्पेशली जो आप में से एआई मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाह रहे होंगे, और अगर आपको अपना टेस्ट डेटा, सैम्पल डेटा इनिशलाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सिंटैक्स जो है लिस्ट कंप्रीहेंशन वाला। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल, वेरी यूजफुल, वेरी सिंपल एज वेल। इसको सर आप चैट जी। अ, जी सर, चैट में किसी का क्वेश्चन है कि एक्स 2 टाइम्स क्यों है। तो एक्स 2 टाइम्स इसलिए है कि बिकॉज हमने जो आइट्रेटर यूज किया है, जो हम वैसे अगर लोग यूज करें तो हम लिख रहे होते हैं मोस्ट टाइम आई, तो यहाँ पर हमने एक्स मेंशन किया है। जी सर, ऐसा ही है। हाँ जी, एक ये भी हो जाए, और दूसरा आई थिंक वो ये पूछ रहे हैं कि जी मैं एक्स 2 दफ़ा क्यों लिख रहा हूँ। 2 दफ़ा क्या, आप तो ये भी देख रहे होंगे किसी किसी जगह मैं 3 दफ़ा एक्स लिख रहा हूँ। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्स मैं 1 दफ़ा लिख रहा हूँ, 2 दफ़ा लिख रहा हूँ या 3 दफ़ा लिख रहा हूँ। जो मेरे इस वक्त लिस्ट कंप्रीहेंशन के सिंटैक्स की डिमांड है, मैं उतनी दफ़ा एक्स लिखूंगा। जो ज़रूरी है आपके लिए वो ये है कि पहली दफ़ा मुझे यहाँ पे एक्स लिखना है, उसके बाद मैंने आगे बताना है कि इस एक्स को मैं कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चूंकि मैं एक्स के को एक फॉर लूप से निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने फॉर के लिए भी लिख दिया एक्स। उसके आगे चूंकि मुझे अब एक कंडीशन भी लगानी पड़ गई थी, तो मैंने एक दफ़ा एक्स और लिख दिया। ये तो लिस्ट कंप्रीहेंशन की बात है। यानी ये पाइथन ने हमें सिखाया है कि यार अगर आपको कोई वैल्यू इस तरीके से इनिशलाइज करानी है तो आप मुझे बताते रहेंगे कि एक्स के साथ क्या हो रहा है। तो अगर मेरा किसी वेरिएबल को मुझे फॉर लूप में चलाना पड़े, तो इसलिए मैं उस वेरिएबल को फॉर लूप के अंदर लिखता हूँ। इसी तरह अगर मुझे उस वेरिएबल के ऊपर कोई इफ़ की कंडीशन लगानी पड़े तो तब भी मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस दफ़ा ये इस बारी एक्स ये इफ़ कंडीशन के लिए आ गया। इस बारी एक्स जो है वो इसलिए आ गया क्योंकि वो फॉर लूप के ऊपर इटरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये वाला एक्स तो मुझे लिखना ही लिखना था। तो आपको कभी कभार एक्स 2 दफ़ा लिखा मिलेगा, कभी आपको 3 दफ़ा लिखा मिलेगा, कभी हो सकता है कोई 4-5 दफ़ा भी लिख ले अगर उसकी और कम्प्लेक्स कोई यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन कंडीशन हो। तो इसका एक या दो या 3 दफ़ा होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बस यहाँ पे आपकी लिस्ट स्टार्ट एक्स से हो रही है। अगर आप इसे ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो आपको इफ के अंदर जाके प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप एक्स को यूज करेंगे ना, वो आपके इस वाले मेथड में स्टार्ट में आ जाता है। तो एक्सिस जो स्टार्ट में आया, अगर आप इसको साइड बाय साइड कोड लिख के देखें अपने कंपाइलर के ऊपर, तो ये वाला एक्स जो है वो पहले फोर लूप आएगा, उस फोर लूप के अंदर इफ आएगा, और उस इफ के अंदर आप प्रिंट करवा रहे होंगे। तो जो भी चीज एंड पे जाके जिसके अंदर रिजल्ट शो होगा वो आप हमेशा शुरू में लिखेंगे, और उसके बाद आपका सारा सिंटेक्स आएगा। इसलिए ये एक स्टार्टिंग में आता है हमेशा। जी सर। ओके, सर सो ऐसे अगर ही जैसे हमने पीछे किया था इफ एल। जी जी सर। नहीं, बताइए बताइए।
मैं कह रही थी ये वैसे ही सर बता रहे हैं जैसे हमने पीछे किया था ना, इफ और एल्स, तो हम लोग स्टार्ट में पहले जो प्रिंट के अंदर लिखते थे वो लिखते थे, जो शार्ट मेथड किया था वो हाँ सर जी, जो ये ये बता रहे उससे थे। मिलता जुलता है, ये आपसे कह रही है उससे मिलता जुलता सिंटैक्स है बिल्कुल। उसमें हम लिखते थे कि एक्स इफ समथिंग इज इक्वल टू दिस एल्स समथिंग। ये उससे मिलता जुलता सिंटेक्स ही है, वो भी वन लाइनर ही होता था, जो जिसमें आप इफ और एल्स की कंडीशन को कोलैप्स करके एक लाइन में डाल देते थे। और ये भी एक लिहाज से वन लाइनर ही है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा। उसमें तो सिर्फ एक इफ और एल्स आप कर रहे होते थे ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप इफ के साथ साथ या इफ और एल्स के साथ साथ बकायदा पूरा का पूरा लूप भी लिख सकते हैं उसी लाइन के अंदर। तो जी दिस इज़ सर। वेरी यूजफुल, वेरी पावरफुल। ये आगे आपको काफ़ी इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, स्पेशली आप में से जो लोग पाइथन में आगे काम करेंगे। इंशाल्लाह। अम, अच्छा जी, अब सर हम यहाँ आगे। पर जी जी। जी सर, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं कि यहाँ पर जिस तरह लिस्ट कम्प्रीहेंशन मेंशन किया हुआ है, इसी तरह पाइथन में दो से तीन और भी मेथड होते हैं कम्प्रीहेंशन के, जो कि होते हैं टपल कम्प्रीहेंशन नहीं होता बट सेट्स कम्प्रीहेंशन होता है। कि हम इस तरह से हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया, अगर उसके बजाय हम सेट का सिंटैक्स यूज करें तो हम सेट भी बना सकते हैं, डिक्शनरी भी बना सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा एक दो एक ही लाइन में हम मेंशन करके अपना सेट बनाते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, और एक और भी जनरेटर कम्प्रीहेंशन होता है। बट ये वाले जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ये हम इतना ज्यादा डीएसए में यूज नहीं कर रहे होते। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमें ऐसा कभी कोड लिखा हुआ नजर आ जाए देन हम कंफ्यूज ना होइए, तो हमने पाइथन में पढ़ा ही नहीं है। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और बहुत रेयर केसेस में होता है, और वो भी नहीं होता डीएसए में, हम यूज नहीं कर रहे होते इसको। ये पाइथन हमें फंक्शनैलिटी देता है, यानी कि जिस तरह सर ने भी बताया एआई और एमएल में हम इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। जी ये सर जस्ट कंटिन्यू जस्ट कर। ये जस्ट आपका जो लाइन ऑफ कोड है ना वो डिक्रीज कर देता है, और ये स्लाइटली जी जी। एफिशिएंट होता है ट्रेडिशनल वे से, क्योंकि उसमें जो लाइन ऑफ कोड होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ अपने कोड को रीड करते हैं तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है कंपाइलर को से रीड करने में। और इसमें वो वन लाइन में ही उसको गो थ्रू कर लेता है, इसलिए ये एफिशिएंट होता है उससे थोड़ा सा। यस सर एग्जैक्टली। थैंक यू सर। सर इस तरह करें, फंक्शन करवा दें। ठीक है जी, अब हम आते हैं फंक्शन पे। ओके। सो फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने काफ़ी अच्छा कोड लिखा, आपने बहुत यूज़फुल कोड लिखा। वो कोड जो आपने लिखा वो आपको इतना पसंद आया, और एक दफ़ा नहीं बल्कि वही कोड आपको मे बी 10 दफ़ा लिखना पड़ गया, क्योंकि वो काम जो आप करने जा रहे हैं ना वो आपको 10 दफ़ा करना पड़ गया। तो ये बड़ा ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि अगर एक कोड जो आपने लिखा है और वो आपको बहुत पसंद आया है तो आप उस कोड को बकायदा 10 दफ़ा कॉपी पेस्ट करके बार बार लिखते रहें। उसकी जगह जो सिर्फ पाइथन में नहीं बल्कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन का, कि फंक्शन में आप एक दफ़ा अपना वो कोड लिख देते हैं जो कि यूज़फुल कोड है, जो कि आपको लगता है कि काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होगा। और उसके बाद आप बाकी जगहों पे जाके अगर आपने वही कोड दोबारा से रन करना हो ना, तो बजाय इसके कि आप इस सारे को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डालें, आप सिंपली क्या करते हैं कि अपने उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में यहाँ पे आपने कुछ काम करना था। ऑब्वियसली ये काम जो भी हम करेंगे तो बहुत बेसिक है, लेकिन आप समझ लें कि इसकी जगह पर आपका कोई बहुत काम का बहुत यूज़फुल कोड होगा जो कि आपको काफ़ी जगहों पे रीयूज़ करना पड़ेगा। तो ये कोड आप अपने एक दफ़ा लिख लिया कि पाइथन प्रिंट कराओ, फिर प्रोग्रामिंग प्रिंट कराओ, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ। तो इस काम को फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़रूरत पड़ गई है कि आपने हर जगह पे कॉल इसको बार बार करना है, तो बजाय इसके कि इन 3 लाइनों को आप जगह कॉपी पेस्ट करते रहें, इस वाले सेल में भी डालें, फिर नीचे वाले सेल में भी डालें, फिर अपनी एक नई पाइथन जो आपने कोई अपना लिखना है क्लास उसमें भी डालें। इससे बेहतर है कि आप सिंपली उसको एक फंक्शन बना लें, इसका नाम दे दें। यहाँ पर इस केस में डेफ का मतलब है डिफाइन, यानी वो इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। और डिफाइन करते हुए उसने यहाँ पे नाम दे दिया कि भाई मैं फंक्शन 1 के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद उसने यहीं पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोलन लिखा है, जिसका मतलब है उसने एक ब्लॉक शुरू किया है। और इस ब्लॉक के अंदर यानी इस स्पेसिंग के साथ ये जो जितने भी इस स्पेसिंग के साथ काम है ये सारा का सारा अब आपके इस फंक्शन 1 का हिस्सा बन गया है। नीचे जाके स्पेसिंग खत्म हो गई है, इसका मतलब है अब आपका फंक्शन भी खत्म हो गया है। अब आपका फंक्शन खत्म हो गया, और अब मैंने अगर दोबारा इस फंक्शन को कभी कॉल करना है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे फंक्शन 1
और उसके आगे ये वाली ब्रैकेट लिख दूंगा। जब मैं फंक्शन वन का नाम लिखूंगा जो मैंने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, और उसके आगे मैं ये वाली दो ब्रैकेटें स्टार्ट और एंडिंग ब्रैकेटें कर दूंगा, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। हम इसको आई थिंक गोल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो पैरेंथेसिस या मैं जब गोल ब्रैकेट्स लगा दूंगा इसके साथ, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स। सॉरी, जी राउंड ब्रैकेट्स बिल्कुल। तो राउंड ब्रैकेट्स, और आई थिंक इसको वैसे पैरेंथेसिस भी कहा जाता है जहाँ तक मुझे याद है, बट आई कुड बी रॉन्ग। आप सही, राउंड एग्जैक्टली ब्रैकेट एग्जैक्टली पैरेंथेसिस भी पैरेंथेसिस होते बोलते हैं। हैं। हाँ। सो ये हम लगा देंगे राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, और ये लगाने के बाद वो फंक्शन कॉल होगा, और वो कॉल होके हमें कुछ ना कुछ प्रिंट करा देगा। इस x इक्वल टू आप भूल जाएं, ये इसको हम बाद में देखते हैं कि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। पहले आई थिंक पहली एग्जांपल में सिंपली हमें इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए। तो अब अगर मैंने यहाँ पर एक डेफ से डिफाइन किया है फंक्शन वन, और मैंने इसको यहाँ पे किया है, तो ये कॉल हो रहा है। अब अगर आगे जाके आप कहते हैं यार मुझे तो ये इसकी मज़ीद ज़रूरत भी थी, तो अब आपको ना ये तीनों लाइनें कॉपी करके नीचे दोबारा से पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे जाते हैं और आपको दोबारा एहसास होता है कि यार ये तो फंक्शन बड़े काम का था, मुझे दोबारा कॉल करना चाहिए था। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं सिंपली इस लाइन को दोबारा लिखूंगा, तो अब आप देखिएगा नीचे ये पहले एक दफ़ा कॉल हो रहा था, अब ये दो दफ़ा कॉल होना शुरू हो गया है। ये पहली कॉल के नतीजे में आपको नज़र आया ये सारा प्रिंट होता हुआ, और फिर मैंने जब इसको नीचे दोबारा कॉल किया, तो फिर आपको दोबारा से ये फंक्शन कॉल होता हुआ नज़र आ गया है। तो अब आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आपको कोड डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोड को हर जगह पे ले जाके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोड एक जगह पे चेंज हुआ तो हर जगह पे उसको बार बार जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना एक दफ़ा फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, और उस फंक्शन में अगर फ़र्ज़ करें आपको याद आया कि यार मैंने एक और चीज़ भी तो ऐड करनी थी यहाँ पे, तो आपने सिर्फ एक जगह पे ऐड किया। अब वो हर जगह पे जिधर जिधर आप फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना अपने प्रोग्राम में, वहाँ पर ये चेंजिंग खुद ही हो जाएगी। तो आपको ये डीएस से अगर आपने ऐड करना था, तो ये लाइन आपको हर जगह पे जाके कॉपी पेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक ही जगह पे जाके इसको ऐड किया अपने फंक्शन में, वो फंक्शन हर जगह पे रीयूज होना शुरू हो गया, और वो खुद ही अपने आप को हैंडल कर लेगा। सो मैं ये, इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। जी जी प्लीज। आप इसको रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आप इस फंक्शन का नाम मेन्यू कर दें। लाइक आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं तो वहाँ पे मेन्यू है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो लेट्स सपोज वहाँ पे एट ए टाइम 5 वर्कर काम कर रहे हैं जो वेटर हैं। अब आप एक अप्रोच ये हो सकती है कि उन 5 के 5 को आप मेमोराइज करवाएं कि हमारी मेन्यू में ये चीज़ें हैं। तो जब भी उसके पास कस्टमर आएगा तो वो शुरू से लेके एंड तक वो पूरी मेन्यू को रिपीट करेगा। और आप जिस तरह अदील ने बताया कि अगर आपकी मेन्यू में चेंजिंग हो गई है तो आपके वेटर्स को नहीं पता कि आपकी मेन्यू में क्या चेंजिंग हुई है। अगर आप एक को बताएंगे बाकी 4 को नहीं पता होगा। तो इससे अच्छा वो मेन्यू जो है वो फंक्शन का बिल्कुल काम कर दिया। आप एक हैंड आउट प्रिंट कर लेते हैं, उसके ऊपर आपकी सारी मेन्यू आ जाती है। वो आप सिंपली क्या करते हैं, जिस जिसको ज़रूरत होती है उसको आप पकड़ा देते हैं वेटर्स को, वो आगे जाके कन्वे कर देता है अपने कस्टमर को। रादर देन के वो हर दफ़ा अपनी मेन्यू को रिपीट करे, वो सिंपली क्या करता है, जो मेन्यू प्रिंट हुई होती है उसके हाथ में बुकलेट होता है, वो उसको अपने कस्टमर को पकड़ा देता है। और वो कस्टमर वहां से सारा कुछ रीड कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल फंक्शन किया है, रीयूजबिलिटी आ जाती है आपके अंदर, आपके कोड के अंदर। और आपको के जितनी दफ़ा भी आपको वो चाहिए होगा, आप उसको बस अपनी पूरे मेन्यू को एक दफ़ा कॉल करेंगे और वो प्रिंट आउट हो जाएगा। राइट। और ये मैंने किसी एग्जांपल भी कर दी कि मेन्यू मेन्यू बना के यहाँ पे कुछ मेन्यू आइटम डाल दिए खाने वाले, और वो अब यहाँ पे आप दो दफ़ा कॉल करेंगे तो दोनों दफ़ा वो रिपीट हो यस, जाएंगे, और वो इसको आप, आपने उसे 2 दफ़ा कॉल किया और वो 2 दफ़ा प्रिंट हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सवाल ये हुआ कि यार ये फंक्शन है तो काम के, लेकिन क्या ये फंक्शन कोई इनपुट भी ले सकते हैं, और क्या ये फंक्शन कोई आउटपुट भी दे सकते हैं, या ये सिर्फ बस कुछ प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? ज़ाहिर बात है, फंक्शन अगर सिर्फ प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते तो उनकी इतना इतना फ़ायदा ना होता। फंक्शन बहुत पावरफुल है। फंक्शन अपनी इनपुट में कोई आपसे पैरामीटर भी ले सकते हैं, और आउटपुट में आपको कोई वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। ये आई थिंक किसी का सवाल भी था कि ये पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। सो फंक्शन अपनी इनपुट में पैरामीटर भी ले सकते हैं,
और जब आप उस फंक्शन को उन कॉल कर रहे होते हैं उन पैरामीटर्स को पास करते हुए, तो उस टाइम पे आप कहते हैं कि मैं इसको ये आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। ये लफ्ज़ आप काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होता हुआ सुनेंगे। तो इनको आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप फंक्शंस को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस फंक्शन को हमने बताया है, जो कि अपनी इनपुट में इस दफ़ा हमने सम टू के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया है। डेफ डिफाइन फंक्शन सम टू का है। ये अपने पास दो हमसे पैरामीटर जो है वो ले रहा है। वैसे ये बहुत ज़्यादा कुछ लोग इसमें फ़र्क नहीं समझ करते। कुछ लोग इसको पैरामीटर बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग इसी को आर्ग्यूमेंट बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक ही बात है, लेकिन यूजली ये जो आप यहाँ पे पास इधर कर रहे होंगे ना, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँगा और मैंने 11.5 पास किया है जो कि मेरे ए की में जाएगा, और मैंने 22.4 पास किया है जो मेरे बी में जाएगा, तो इस जगह पे इन दो वैल्यूज़ को जो मैं कॉल कर रहा हूँ इनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और और ये जो ये आप, काफी दफा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीटर और आर्गुमेंट बताएं कि इसका डिफरेंस भी बताएं। हाँ, तो ये जो फंक्शन जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं, इसके अंदर आपने बोला कि यार मेरा एक फंक्शन है, ये दो पैरामीटर लेगा। एक होगा इसका पैरामीटर का नाम ए, दूसरा इसका पैरामीटर का नाम होगा बी। और यहाँ से मैंने एक और वेरिएबल अपना डिफाइन किया है सी, जिसके अंदर ए जमा बी यानी ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो आएगा। और मेरा ये फंक्शन रिटर्न भी करेगा। इससे पिछले वाले फंक्शन को अगर आपने देखा हो तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था। और चूंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने आपने नोटिस किया कि मैंने कुछ वो यहाँ से वो हटा दिया था। लेकिन अगर मैं जो जो एग्जांपल स्टार्ट में थी उसके अंदर अगर आप देखते तो वहाँ पे वो रिटर्न वैल्यू यानी एक्स को दिखा रहा था, और उसके बाद यहाँ से एक्स को प्रिंट कराने की भी कोशिश कर रहा था। और आपने देखा होगा शायद कि वहाँ पे आपके पास नन प्रिंट हो रहा था। नन यानी ये वो फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पे आपके पास ये लिखा ना आता। इस केस में हमने ना इस फंक्शन के अंदर कहीं पे कुछ रिटर्न डाला नहीं था। तो अगर आप कुछ भी रिटर्न ना कराएं फंक्शन से पाइथन में, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न कर देता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम बकायदा इसको बोल रहे हैं कि नहीं यार, तुमने मुझे जो है ना ये सी की वैल्यू रिटर्न करनी है। यानी इस फंक्शन के क्या काम है, बड़ा सिंपल सा काम है कि वो इनपुट में दो आपसे नंबर लेगा, उन दो नंबर्स को जमा करेगा, और जमा करने के बाद जो उसका सम आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो आप अपने फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक्स के अंदर जो सम टू के फंक्शन को पहली दफ़ा तो कॉल करें, कॉल करते हुए आपने इसको ये राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के अंदर ये दो वैल्यूज़ पास किए हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स के नतीजे में वो इन दोनों को जमा करेगा। इन दोनों को जमा करने के बाद जो नतीजा आता है वो इस दफ़ा रिटर्न भी करेगा। और उसकी रिटर्न वैल्यू को आप अपने एक्स वेरिएबल में कॉपी कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपने एक्स एक्स वेरिएबल को प्रिंट भी करा रहे हैं। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। और यही हुआ है कि आपने इसको पहला आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया, जो इसके पहले पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर के अंदर जाके सेट हुआ। एक ए पैरामीटर जो है वो इसके बराबर सेट हुआ, बी इसके बराबर सेट हुआ, और सी जो कि इन दोनों का सम था वो आपने रिटर्न करा दिया। और इस तरीके से आपने अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया। सॉरी, मुझे खुद इस टाइम क्रेविंग्स हो रही हैं तो मुझे सारी एग्जांपल ना फूड से रिलेटेड आ रही हैं। जी तो जी। अगर आप इसको समझ लें कि ये पिज़्ज़े की रेसिपी है, तो आपके पास एक कस्टमर आया, वो आपको बोलता है कि मुझे एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए और साथ में इसकी फीलिंग चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपकी रेसिपी सेम रहेगी, बस ये दो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे और रेसिपी में माइनर सी चेंजिंग हो जाएगी, रादर देन कि आप दोबारा से सारी रेसिपी को रीअरेंज करें। और अगला कस्टमर आया है, वो आपको बोलता है मुझे एक्स्ट्रा टॉपिंग नहीं चाहिए ना मुझे फीलिंग चाहिए, तो आप जो आपकी सिंपल जो आपकी रेसिपी है आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो इससे रीयूजेबिलिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा आपके कोड के अंदर। आप इसी एग्जांपल को लें, आपने कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब आप वो इनपुट ले रहे हैं तो वो आप बार बार ये लाइन ऑफ कोड आपको चलाना पड़ेगा। तो आप उसलिए क्या कर रहे हैं, जो भी इनपुट आ रही है वो आप इस फंक्शन में पास कर देते हैं और वो उतनी दफ़ा रन हो जाएगा। और ये आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जब अब अगर आप कैलकुलेटर बना के देखेंगे तो उसमें अब आपकी बारी जब आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा।
राइट। और यहाँ पर आपके पास जो है वो बेसिकली, आई थिंक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस फंक्शन की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। इस फंक्शन के अंदर वो कोई ख़ास ऐसा काम नहीं करे जो कि हमें बताने की जरूरत हो। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये इसने सिंपली एक वेरिएबल को जमा भी कर रहा है, उसको जमा करने के बाद उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा रहा है, और साथ में रैंडमली कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करा रहा है। तो दिस इज़ नॉट। अदील, वो ऊपर वाले में इसमें ये डिफरेंस है, ऊपर वाले में वो रिटर्न करके नीचे प्रिंट कर रहा था फंक्शन से बाहर, इसके अंदर जो आंसर आ रहा है वो फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहा है रादर देन के वो उसको रिटर्न करे। अगर आप इसको रिटर्न करके इनको दिखाएंगे हाँ तो जी, आई गेस इसका भी आंसर नन आएगा, क्योंकि वहां से रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो वहां पे प्रिंट कर रहा है उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। सो जो आंसर आ रहा है वो वहीं पे प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर आगे दिखा नहीं रहा। तो हम यहाँ पे अगर प्रिंट टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो करेगा कुछ नहीं, वो बता देगा कि यार इस फंक्शन ने भी कुछ रिटर्न नहीं किया। तो मैं अगर यहाँ सर पे यहाँ इसके, पे, जी जी सर, जी सर, तो ये मतलब एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि अगर हम अपने फंक्शन में कुछ मेंशन ना करें कि रिटर्न कीवर्ड का यूज किए बगैर, तो हमें हमें क्या रिटर्न होगा, बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न होगा। और हम अगर मेंशन करें कि हमें ये रिटर्न करके दो, तो हमारे पास वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो ये बिल्कुल। कंसेप्ट था। हाँ, तो अगर हम इसको चाहते थे कि कुछ रिटर्न करें तो हमें यहाँ पे रिटर्न सी लिख देना चाहिए था। अब ये क्या करेगा, अब ये वाकई इन दोनों का सम जो है वो रिटर्न भी कर देगा मिसाल के तौर पे। और अब यहाँ पे 15 लिखा आ गया, पहले नन लिखा आ रहा था। अगर मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट ना लगाता यहाँ पे, तो फिर ये इसने जिस तरह भी था इसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना था, तो अब यहाँ पे नन ही लिखा आ जाता। उसके अलावा इस एग्जांपल में हम ये बताने की कोशिश करें कि एक फंक्शन सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो पैरामीटर ले, वो दो से ज़्यादा पैरामीटर भी ले सकता है। ये एक एग्जांपल में हमने तीन पैरामीटर वाला फंक्शन जो है वो बना दिया, जो कि आपसे तीन पैरामीटर इनपुट में ले रहा है। मेरे ख्याल से दैट इज़ फाइन। और हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जब आपने एक फंक्शन को कॉल किया ना, तो इसको कॉल करते हुए आप चाहें तो अपने जो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन किए थे ए जेड और बी, तो आप बकायदा यहाँ पे बता सकते हैं कि यार मेरा जो ए पैरामीटर है उसके अंदर मैं वैल्यू 2 डालना चाह रहा हूँ, मेरा जो जी पैरामीटर है उसमें मैं वैल्यू 10 डालना चाह रहा हूँ, और मेरा जो बी पैरामीटर है उसमें मैं वैल्यू 23 डालना चाह रहा हूँ। इस वक्त ये एग्जांपल जिस हालत में आपको नज़र आ रही है ये इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपने जो तरतीब फंक्शन में थी वही तरतीब यहाँ पे भी रखी हुई है। तो आप ये बोलेंगे इसका यार, ऑर्डर चेंज हाँ कर दें। जी जी, तो आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा था, यानी कोई ये कहेगा कि मैं इतनी एक्स्ट्रा लाइनें क्यों लिखूं। इसका फ़ायदा उस केस में आ सकता है कि जब आपको अगर कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आपको उस तरतीब में फंक्शन के आर्ग्यूमेंट नहीं पास करने होते। तो अब इस अगर आप यहाँ अब ये क्या करेगा कि एक ए के अंदर ये 2 पास कर देगा, बी के अंदर ये 23 पास करेगा, हालांकि बी दूसरे नंबर पे था, और जी के अंदर ये 10 पास कर देगा, हालांकि जी यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे भेज रहे हैं लेकिन वो जाएगा फिर भी दूसरे नंबर पे, क्योंकि आपने उसको बकायदा इसका एड्रेस बता दिया। सो इन को बेसिकली नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ये जो है ना आपके पास ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप बकायदा आर्ग्यूमेंट का नाम दे के बता रहे हैं कि यार मेरे इस फंक्शन में जो पैरामीटर z था ना, यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ ये बकायदा मैं नाम दे के बता रहा हूँ कि ये जो मेरा z है ये है और इसकी वैल्यू 10 है। तो इसको तुमने यहाँ पे इस तरीके से पास करना है। तो ये एग्जांपल जो आपको नज़र आ रही है ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट की है। ये इंशाल्लाह आई एम गेसिंग हम फ्यूचर में जब बाकायदा क्लासेस पढ़ेंगे और क्लासेस में ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़्यादा एडवांस्ड एग्जांपल भी जी आपके सर। सामने। बट ये आपको एक सॉर्ट ऑफ फ्लेवर दे दिया है कि आर्ग्यूमेंट्स को एग्जैक्टली। बाकायदा नाम दे के भी पास किया जा सकता है। जी सर। तो ये हमारे पास था। मतलब अब इसके बाद जो कंसेप्ट है वो बिल्ट इन फंक्शन का है। जिस तरह लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बिल्ट इन फंक्शन हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। और ये मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स में हमने जब पढ़े थे, लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा था, सेट में पढ़ा था। और जितने भी हमने सारे स्टार्टिंग क्लास में डेटा टाइप्स पढ़े थे, उसमें जो भी हम मेथड्स यूज़ कर रहे थे, कि हम जब बात कर रहे थे कि हमारे पास लिस्ट के ये मेथड हैं, तो वो हमारे पास थे बुल्ट इन फंक्शंस थे। और बुलेटिन फंक्शन का कंसेप्ट क्या था कि हमारे पास जो पाइथन हमें फंक्शनैलिटी देता है कि मेरे पास ये फंक्शंस हैं, आप अपने फंक्शन बनाने की बजाय इस फंक्शन का यूज कर दो। तो ये था बुलेटिन डेटा टाइप का, बुलेटिन फंक्शंस का प्रोसेस और फंक्शंस हमने पहले पढ़े। तो मैम बिना आप कुछ अनाउंस करना चाहेंगी कोर्स के रिलेटेड? हमारा कोर्स आज कंप्लीट हुआ है। Yes, Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम।
एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि ये हमारा जो कोर्स है पाइथन फॉर बिगनर्स का अब एंड हो गया है आज। और नेक्स्ट कोर्स हमारा, इसी कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे डीएसए वाले कोर्स में, इसको चेंज कर देंगे। और वो जो कोर्स होगा वो हमारा, क्योंकि रमजान में हमारा फोकस जो है वो इबादत पे होता है, so we are going to have our new course, or you can say it, we are turning this course to DSA, in which we will cover all the data structures, और वो स्टार्ट होगा रमजान के बाद। जी मैम। तो मैम क्या डीएसए से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी? हाँ, वो फिर हमें जो क्वेश्चन, अगर कोई कुछ बोलेगा कि हमें ये क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो हम उनको जरूर रिवाइज कर लेंगे। अभी सारे जी। कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं हमारे पास ना, तो पाइथन हाँ का जी। बिगनर्स का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डीएसए का कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ कॉन्सेप्ट इसके रह गए होंगे तो वो हम फिर उसी डीएसए में कंटिन्यू कर लेंगे। जी मैम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ अच्छा सकते मैम, हैं आप। मेरा एक क्वेश्चन था। जी। अ, इसके बाद हमें डीएसए की तरफ जाना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, या दोनों ये सेम होते हैं? मैम मैं इसको आंसर कर दूं इस क्वेश्चन को। जी। देखिए बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जस्ट हम ना एक थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और ये बेसिकली एक पूरा कोर्स होता है हमारा। जब कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक पूरा कोर्स होता है, बट इसमें जो मेन चीजें होती हैं वो हमें समझना होता है, क्लासेस कैसे वर्क कर रही होती है और ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कर रहे होते हैं। और एक दो और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो स्लैक चैनल में आप क्वेश्चन ये कर दीजिएगा, मैं एक सर जफर की टॉक का लिंक शेयर कर दूंगी। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे इतना टाइम लगाना मतलब मैंडेटरी नहीं होता, बट ये सीखना जरूरी होता है। तो वो शेयर कर सिर्फ दूंगी एक मैं लिंक। क्लास, हाँ जी। एक एक दिन में वो हो जाएगा? हाँ एग्जैक्टली एक दिन में हो जाएगा। आई थिंक यू ठीक गॉट है योर मैम, आंसर। शुक्रिया आपका। सॉरी, और और इस डीएसए से मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, राइट? हाँ जी। जी। और उसमें इसकी कोई सारे, पाइथन नोटबुक है हमारे पास, जिस तरह इस वाले कोर्स की पाइथन नोटबुक थी जिसको हम फॉलो कर रहे थे? जी हमारे पास नोटबुक तो नहीं होगी, लेकिन हम लीड कोड में जो प्रॉब्लम्स होंगी ना उनको सॉल्व करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स के जो क्वेश्चंस Okay. उसके अंदर होंगे लीड कोड के प्रॉब्लम्स में, वो हम स्टार्ट करेंगे। एंड वी आर थिंकिंग कि हम हैश मैप से या स्टार्ट करें, ताकि स्ट्रिंग्स वगैरह एरेज ये सबको आती हैं, और हैश Okay. मैप तक जो है वो कम क्लासेस में कवर किया गया है। तो इससे मेरा एक इससे अभी क्वेश्चन जो है। एक घंटा पहले जो अभी क्लास हुई है उसमें भी हम पाइथन में लीड कोड प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्लास उससे डिफरेंट किस तरह है? यानी इसमें हम कुछ बिगिनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे? हाँ, हम बिगनर्स के लिए, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट होगी जब, तो बिगनर्स में हम जो है वो शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स जो होंगे बिल्कुल, आप कह लें कि बिगनिंग वाले जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और हम इस तरह करेंगे कि हम पहले अपना डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना लीड कोड इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे, मीडियम भी करेंगे और कुछ हार्ड भी किया करेंगे, जस्ट फॉर और अंडरस्टैंडिंग। हम, हाँ, और हम ऐसे चलेंगे कि जो हम टॉपिक करेंगे, अगर हमने कोई इजी प्रॉब्लम की है तो उसकी हम मीडियम भी करेंगे और उसका हार्ड भी उसके साथ ही करेंगे, ताकि हम ये चीज तीनों एक साथ लेके चलेंगे। इजी, मीडियम और हार्ड में जो है वो हमें डिफरेंस पता हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे हार्डनेस उसकी इंक्रीज हो रही है, ताकि हमें ये भी पता चलता है कि हम जो है वो अ, सही सीख रहे हैं या नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। जी एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जी जी। मैंने ये जो पाइथन की ये क्लास है, ये बेसिकली 2-3 दिन में अटेंड कर सका हूँ, तो क्या ये कोर्स अभी दोबारा ऑफर होगा या नहीं होगा? ये कोर्स होता रहता है यहाँ पर पाइथन का, जब भी हम ये वाला एंड कर रहे हैं तो जरूर नया कोर्स स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो आफ्टर रमजान ही हो, क्योंकि अब न्यू कोर्सेज अभी तो स्टार्ट नहीं होंगे, रमजान आने वाले हैं, तो कोर्स ठीक जरूर है, स्टार्ट होगा दोबारा। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपने पाइथन का कोर्स अगर नहीं भी किया है तब भी आप डीएसए के सेशन में आए, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डीएसए और पाइथन दोनों एक साथ पढ़ी थी,
और इट्स गुड कि हम जो है वो दोनों चीजें एक साथ लेकर चलें, तो हमारी एक साथ दोनों जो है हमारे व्यूज क्लियर हो जाते हैं। तो किसी का और क्वेश्चन है तो हम एड्रेस कर लेते हैं। मैम चैट में किसी ने पूछा है कि ये जो डीएसए की क्लासेस चल रही हैं पहले ही, वो हाँ जी। रमजान में स्टॉप हो जाएंगी या वो कंटिन्यू रहेंगी? नहीं, वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम अभी स्टार्ट करें या रमजान के बाद। सो हमने सोचा कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा कि दे विल फोकस ऑन देयर इबादत, मैम मेरा बिकॉज भी एक रमजान। सवाल है। जी जी। जी। ये जो हमने पूरी नोटबुक करी है पाइथन की, ये मैंने शुरू से लेकर एंड तक पूरी कंप्लीट करी है, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे नहीं आते। तो पहले मैं उनको पूरा सही करूं, या फिर ये डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दूं मैं जो आप लोग कराएंगे? नहीं, आप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दें, और जो आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हुए हैं वो आप स्लैक चैनल पे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको आंसर कर देगा, या कोई आपको रेफर कर देगा, कुछ कोई सेशन होगा। हेल्पिंग मटेरियल। जी जी। आप ये स्लैक में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स का, हम भी देखेंगे तो हम भी उसका आंसर कर देंगे। डीएसए मैं यही सजेस्ट करूंगी, जो डीएसए नया स्टार्ट हो वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज हमारा फोकस लीड कोड की प्रॉब्लम्स पे ही है, उन्हीं को समझना है। पाइथन भी इसीलिए सीखी है कि हम लीड कोड की प्रॉब्लम्स कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। जब कोई भी जो न्यू कोर्स स्टार्ट हो तो आप उसको बिगनिंग से जब हम लेके चलते हैं तो हम कंफ्यूज नहीं होते। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं लास्ट में मैम एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट ना वो लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट लगाया करें, क्योंकि सर जफर भी यही कहते हैं कि अगर आप लिंक्डइन पर पोस्ट नहीं करते तो आपको कोई नहीं जानता कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं। तो आप लिंक्डइन को थोड़ा सा सीरियस लिया करें, और आपने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया है तो आप इस चीज़ की भी पोस्ट लगाएं, और उस पर यानी कि लीड कोड आपका इस तरह का एक तरह से आपके सीवी के तौर पर काम करता है, तो उसको आप सीरियस लिया करें, उस पर पोस्ट लगाया करें। एग्जैक्टली सर। अभी भी आप अच्छा। पोस्ट लगाएंगे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, मॉडरेटर्स को थैंक्स कहेंगे, और स्पेशली आईकोड ग्रुप प्लेटफॉर्म सर जफर को। जी मैम। और किसी का कोई फीडबैक हो इस कोर्स के रिलेटेड, कैसा ये कोर्स रहा, या कुछ हमें सजेशन देंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको अपनी टीचिंग में ये चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए, तो कोई भी स्टूडेंट है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी बोल सकता है। मैम मेरा एक था कि जैसे आप जी जी। असाइनमेंट देती थी तो आप कोई क्वेश्चंस देती थी, हाँ तो जी। क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है? आई थिंक ये क्लास जो है वो बिगनर्स के लिए थी, तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस पे बेस फोकस किया था, और हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, या मैंने आपको पहले भी कहा था। पहले हमारी नोटबुक पूरी हो गई है, डीएसए की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, वी विल डू शॉर्ट प्रोजेक्ट्स इन इट। ठीक है, जजाक। भैया को। सो और किसी किसी का का कोई सजेशन? हाँ जी, किसी का कोई फीडबैक सजेशन। नहीं, कोर्स बड़ा ज़बरदस्त था जी, बिल्कुल। ये मैंने जब स्टार्ट किया था ये कोर्स, यानी ऑल्दो ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने जावास्क्रिप्ट में काम किया हुआ है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत, लेकिन पाइथन का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन इसकी मदद से और इंटरेक्टिव होने की मदद से, और ये जो नोटबुक हमने बनाई हुई है इसको गो थ्रू करने की मदद से बहुत जल्दी जल्दी इसको पिक किया, और पाइथन भी समझ आना शुरू हो गई। और इंटरेस्टिंगली चूंकि मैं लीड कोड के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ट्राई कर रहा हूँ साथ ही, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस कोर्स की इस लिहाज से भी बहुत अहमियत है कि हम लोग अगर सीधा सीधा लीड कोड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बगैर पाइथन समझे हुए, तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं पाइथन में जो कि अगर आपने यहाँ पे आपको पता होती कि स्ट्रिंग में कैसे काम होता है, और ये पाइथन लिस्ट के क्या ऑप्शंस होते हैं, और डिक्शनरी कैसे काम करती है, ये आप वहाँ पे काफ़ी दफ़ा यूज़ होते हुए देखेंगे। तो अगर आपको ये बेसिक्स ही नहीं पता तो वहाँ पे यू विल स्ट्रगल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है ये स्टूडेंट्स के लिए।
और जी मैम। इसकी अहमियत जो है वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, और इस पे इसको अपने पास एज अ रिफ्रेशर रखना चाहिए हमेशा। चाहे जब आप लीड कोड भी करेंगे तो आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि आपको ये कोर्स और इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको बार बार रिव्यू करना ही पड़ेगा, तो कि ये मैंने प्रैक्टिस सीखा तो करनी कैसे। पड़ेगी, जी। बिकॉज जब तक आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि आपने किया क्या है। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जैसे हम मैथमेटिक्स में एक दफा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, अगर घर जाके प्रैक्टिस नहीं करें तो हम फिर भूल जाते हैं। जी। दूसरा, इस कोर्स की टाइमिंग का फीडबैक था, यानी ये टाइमिंग मेरे कम से कम मेरे ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि उनकी डे हम्म। जॉब भी चल रही होती है। तो वो ऑफिस से वापस आके रात के या शाम के वक्त में इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी जगह कोई और कोर्स या डीएसए जब स्टार्ट करें तो मेरा मेरा सजेशन कम से कम ये होगा कि हम उसको वर्किंग आवर्स जो प्रोफेशनल्स के लिए हैं उनके बाद ही रखें। वो लोग जो कि स्टूडेंट नहीं हैं, मेरे ऐसे लोग जो स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन जॉब करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो ट्राई टू जॉइन इट ड्यूरिंग दिस टाइम। हाँ, आई थिंक ये टाइम ही सही रहेगा। मैम। जी मैम। जी जी हाँ जी मैम, सर। यही सही रहेगा। हम्म। काफी सारे ये स्टूडेंट्स के लिए भी आई थिंक ये सही है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो दे गॉट हाँ जी। टायर्ड और उनको सारे असाइनमेंट्स भी करने होते हैं, और काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें सारा दिन की। तो हम फारिग होके, ये टाइम ऐसा होता है कि 10 PM तक सब फारिग हो जाते हैं, तो इट्स गुड कि हम यही टाइम रखें। ये हमारे मॉडरेटर्स के लिए भी ये टाइम ठीक है। मैं आयशा, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी मैम, इंशाल्लाह। सो मैम हम एंड करते हैं, एंडिंग लाइंस फ्रॉम योर साइड मैम बीना। ओके। एंडिंग लाइंस मेरे लिए यही होंगी कि जो भी सीखा है क्लास में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और ये जो प्रोजेक्ट्स की बात किसी ने की थी, तो मैं आपको ये कहूंगी कि नेट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे पासवर्ड जनरेटर है हमारे पास, और काफी जो रेस्टोरेंट्स की जो हम वो बनाते हैं, मेन्यू कार्ड्स बनाते हैं, उसमें हमारी डिक्शनरी यूज होती है। इसको आप नेट पे सर्च करें और अपने एंड पे खुद करने की कोशिश करें। और फिर ये शेयर भी कर सकते हैं आप स्लैक पे कि मैंने ये काम किया है, और अपनी लिंक्डइन पे जो है पोस्ट भी बना सकते हैं कि ये कोर्स सीख के मैं इतना एबल हो चुका हूँ कि मैं जो है वो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ पाइथन के। तो इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर सीवी। और कुछ एग्जैक्टली। फेसबुक पे जो है ग्रुप्स हैं पाइथन के, वो आप ज्वाइन कर लें फेसबुक और लिंक्डइन पे, जिसमें शॉर्ट प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बार बार। तो वो आप उनको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू कि आप उसके प्रैक्टिस में रहेंगे। मैम मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी। ग्रुप्स की आपने बात करी है, तो जितने भी हैं मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि मुझे भी आई कोड ग्रुप का पता चला, ग्रुप से ही पता चला था। और मेरी तरह ज़ुबैर जफ़र हैं, हम दोनों को ग्रुप से ही पता चला था कि आई कोड भी ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन किया करें आप, डिफरेंट ग्रुप्स। एग्जैक्टली सेम हियर। From my side, मैम I जो just आई want कोड to thank all the teachers and moderator and really want to appreciate your efforts. और बस यही था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको आपके जो एफर्ट्स हैं उसका बेहतरीन वे में क्या कहते हैं फल दे, और आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। आमीन, तबारकल्ला। बहुत शुक्रिया सर। मैम आई जो थिंक व्हाट्सएप इसकी कम्युनिटी है उसका लिंक मिल सकता है स्लैक पे? वहां पर स्लैक चैनल पे जाके ये क्वेश्चन करें, आपको मिल जाएगा लिंक। आपको ओके मैम। जब आपने स्लैक चैनल ज्वाइन किया था आई थिंक, तो उसके साथ ही व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर होता है ईमेल के अंदर ही। हाँ, उस वक्त ही ऐड कर दिया जाता है व्हाट्सएप व्हाट्सएप। कम्युनिटी भी है? व्हाट्सएप जी जी। कम्युनिटी भी है क्या? हाँ जी। वो शायद तब मिस हो गया था, हम लोगों ने नहीं देखा था, तो मुझे भी आप अभी स्लैक पता पे चला था स- मैसेज दो करें, दिन पहले। सर जुबैर हाँ विल ऐड यू। हाँ जी, स्लैक में ना आप क्वेश्चन पूछें और सर जुबैर को टैग करें तो सर जुबैर आपको ऐड कर देंगे। ओके हम्म। ओके जज़ाक। और जिसने कोर्स किया है तो काइंडली उसको आप छोड़िएगा नहीं, आप प्रैक्टिस में रखिएगा ताकि आप भूले ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि रमजान के बाद जब हम आए तो एवरीवन इज सेइंग कि हम तो सब भूल चुके हैं, अब हमें अब दोबारा पाइथन पढ़नी है। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट फॉर अस, क्योंकि एक दफा तो पढ़ा ही चुके हैं तो पाइथन पढ़ाने में मसला नहीं है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर अस टू, कि हम इस लीड कोड की प्रॉब्लम्स की तरफ मूव कर सकें जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज वी हैव टू
get the target of at least 200 problems of lead code. इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। Inshallah. So thank you so much everyone. Thank you so much sir Tayyib Rihan for moderating this session, and मैम बीना आपका भी बहुत शुक्रिया। सो क्लास आप सबका बहुत हमारी शुक्रिया तरफ सर। सबसे बड़ा थैंक्स आपका। हम बिजी थे तो थोड़ा आपने मैनेज किया, काफी मैनेज किया बल्कि। तो जी मैम। बिग थैंक्स टू यू एंड सर तैयब। जी थैंक यू सो मच। सर दिल आपका भी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आप सर क्लास में हमें समझा रहे होते थे। कुछ भी डाउट अगर रह जाता था मेरे एंड से, मुझे से सही से एक्सप्लेन नहीं होता था, आप उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करते थे। आपका बहुत शुक्रिया एंड आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग। जी नहीं, थैंक यू। मेरी तो एक तरह से जिम्मेदारी है, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स, उनकी मदद करूँ। और हाँ जी। आई वुड आल्सो लाइक टू ऑब्वियसली मेंशन Zoeb as well. I think he was contributing very well. जी जी And जी, others थैंक यू also. सर। Yeah, I think a lot many